तो गाइज कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज के सेशन में अकॉर्डिंग टू सिलेबस एडजस्टमेंट को हम पूरा तो नहीं लेकिन हाँ, इसको आधे से ज़्यादा ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि थोड़ा टॉपिक लंबा है और यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम एडजस्टमेंट होते क्या है, पहले इनकी बात करेंगे। देखिए ये तो पता ही है आपको, जब ईयर कंप्लीट हो जाती है, साल पूरी हो जाती है तो हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं साल के लास्ट में। और जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं या हम क्या बोल देते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके साथ ही बनाते हैं हम बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं और आपके प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? देखिए ये बनाते हैं हम परफॉर्मेंस देखने के लिए अपने बिजनेस की, और बैलेंस शीट पोजीशन दिखाती है कि हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन। अब करेक्ट पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको हम नहीं हुए लेकिन फिर भी उसको हम अकाउंटिंग में शामिल करते हैं। जैसे यदि हमने सैलरी पेड करनी थी, सैलरी पेड करी हमने, पेड कितनी करी हमने? सैलरी 50,000 पेड करी, लेकिन पेड जो करनी थी वो करनी थी हमें 60,000। तो यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग सैलरी रही, आउटस्टैंडिंग जो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी रही वो रही हमारी 10,000। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तब बताते हैं कि इस पूरे साल की जो सैलरी है वो है 60,000। ऐसा हम क्यों करते हैं? पहली बात, ये जो हम ऐड कर रहे हैं इसमें, ये होती है हमारी एडजस्टमेंट। ये होती है हमारी एडजस्टमेंट। और क्यों करते हैं इस एडजस्टमेंट को? ताकि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये सही, ट्रू लेखा जोखा कर सके और हमें ट्रू इंफॉर्मेशन दे सके। हमें रियली पता चल जाए कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस है क्या और हमारे बिजनेस की रियल में स्थिति क्या है, वो हमें पता चल जाए। तो यहाँ पर जैसे जैसे आती रहेंगी एडजस्टमेंट, ऐसे मैं आपको बताता रहूंगा। कोई एडजस्टमेंट आपकी यहाँ पर नहीं छूटी जाएगी। जो मेन एडजस्टमेंट आती हैं, वो एडजस्टमेंट क्या क्या होती है? देखिए एक होती है आपकी, मैं इनको लिख देता हूँ। तो देखिए मेन जो होती हैं वो हमारी ये चार एडजस्टमेंट होती हैं। बाकी तो इसमें से ही और भी बन सकती हैं, या आपका बैड डेप्ट भी हो सकता है, प्रोविजन हो सकता है, वो हम साथ साथ बताते जाएंगे। मेन आपकी ये चार होती हैं। एक्रूड और आउटस्टैंडिंग, क्या कहेंगे इसको? एक्रूड या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम कहेंगे, हिंदी में इसको उपार्जित आय कहेंगे। दूसरी होती है अनएक्रूड इनकम, और दूसरा नाम होता है इसका अनअर्न्ड इनकम, मतलब हिंदी में अनुपार्जित आय। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा जिसको अदत्त व्यय कहते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंस होगा जिसको पूर्वदत्त किराया, पूर्वदत्त व्यय कहते हैं। तो पहले इनको हम बारी 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 देखते हैं ये होती क्या है। आई होप चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो देखिए अनुपार्जित आय क्या है? मान लेते हैं हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस है और हम कौन है? हम है मिस्टर ए, हम है मिस्टर ए, और हम कोई मिसिज एन है, मिसिज एन है, वो भी बिजनेस करती हैं। दोनों बिजनेस करते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं पेन, और ये बनाती हैं पेंसिल, ये बनाती हैं पेंसिल। ठीक है। यहाँ पर इन मिसिज एन ने ए से कहा, भाई जब आप पेन बेचते हो तो हमारी पेंसिल भी बिकवा दो, हम आपको कमीशन देंगे। हमने उनसे वादा कर लिया, ठीक है बिकवा देंगे हम आपको। तो इन्होंने क्या काम किया, हमने इनकी पेंसिल बिकवा दी, और कितनी? इन्होंने कहा कि जो भी आप बिकवाओगे उसका मैं 10% कमीशन आपको दूंगी। हमने इनकी 10,000 रुपए की
क्या बिकवा दी? पेंसिल बिकवा दी है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कमीशन कितना आएगा? 10,000 रुपए का 10%, ये आ जाएगा 1,000 रुपए कमीशन। ये हो गया हमारा 1,000 रुपए कमीशन। अब आप ये बताइए, ये जो कमीशन है, ये हमारी आय है या हमारा खर्चा है? भाई हमने तो उसका माल बिकवा दिया एन का, तो हमें तो ये आय हुई ना, हमारे लिए तो ये आय होगी, इनकम हो गई। तो ये बताइए, अब जब ये इनकम है, तो क्या उसने अब इनकम दे दी? नहीं, अभी कुछ नहीं बोला। अब अगर पूरी साल हो जाए और हम अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं और ये हमें इस इनकम को ना दे, इस कमीशन को ना दे, अभी हमने कमा तो ली, अर्न तो कर ली। क्या कर ली हमने? अर्न तो कर ली। देखो यहाँ लिखा हुआ है अर्न, इस अनअर्न था, और ये होती है अर्न इनकम। क्या होती है ये होती है आपकी अर्नड इनकम। तो लिख लेते हैं, ये है आपकी अर्न इनकम बट नॉट रिसीव्ड। अर्न, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड, मतलब कमा तो ली लेकिन मिली नहीं है। कमा तो ली, मिली नहीं है। आपने एन का माल बिकवा दिया, कमीशन मिलना था, एन ने भी कमीशन दिया नहीं है, कह दिया बाद में दूंगी। तो ये जो कमीशन है ये हमारी इनकम है और इस साल नहीं मिली, तो ये कहलाती है उपार्जित आय या एक्रूड इनकम। अब यहाँ इनकम का नाम दिया है कमीशन, तो हम एक्रूड तो कहेंगे, लेकिन एक्रूड के बाद नाम लगा देंगे कमीशन, हम कहेंगे एक्रूड कमीशन। तो हमारी हो जाएगी कमीशन, जो है वो हमारी उपार्जित आय होगी। अब ये हमारे लिए क्या है? हमारे ये एसेट्स है, क्योंकि हमारे हमें पैसा एन से मिलेगा, देना नहीं है हमें, हमें मिलेगा, तो ये क्या है? हमारी एसेट है। तो आप याद रखेंगे, ये कौन सी इनकम होती है? ये ऐसी इनकम होती है जो हमने कमा तो ली लेकिन हमें मिली नहीं है, इसे बोलते हैं उपार्जित आय, आउटस्टैंडिंग इनकम। और इसका उल्टा बिल्कुल ये है अपोजिट, अनुपार्जित, अनएक्रूड इनकम। तो अनएक्रूड इनकम में क्या होगा? अनएक्रूड इनकम में ये था कि अगली साल हमने क्या किया? अगली साल इनसे कहा भाई पहले कमीशन दे दो। किससे? एन से कहा। एन ने 2,000 रुपए का कमीशन दे दिया कि लो मेरा 20,000 रुपए का सामान बिकवा देना। हमें कमीशन मिल गया एडवांस में, अभी तो उसका माल भी नहीं बिकवाया। इसका मतलब अब की बार अभी कमीशन हमने कमाया भी नहीं है, लेकिन 2,000 रुपए मिल गए। और साल पूरी हो जाए और हम उसका माल ना बिकवाएं, तो अब ये हो जाएगी हमारी अनएक्रूड इनकम या अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो कमाई नहीं है लेकिन प्राप्त हो गई, तो इसको हिंदी में बोलते हैं अनुउपार्जित आय। अब ये क्या है? भाई जब हमें किसी इनकम तो हो गई, हमने कमाई है नहीं, तो माल उसका बिकवाया नहीं है इनकम ने, तो ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन जाती है, दायित्व बन जाता है, मतलब तगादा बन गया एक तरह से, ये हमारी कोई इनकम नहीं है अभी। तो ये है आपकी अनुपार्जित आय। अब आ जाइए व्यय पर। अदत्त व्यय क्या है? आउटस्टैंडिंग व्यय क्या है? देखिए, आप हर महीने रेंट देते हैं। अब जैसे ही लास्ट महीना था फरवरी, क्योंकि मार्च में अकाउंट बंद हो जाएंगे, तो हमने फरवरी प्लस मार्च इन दोनों का किराया नहीं दिया, फरवरी और मार्च का। और अब साल तो 31 मार्च में पूरी हो गई, तो यहाँ पे हमें अपने अकाउंट पूरे करने हैं, बंद करने हैं, अकाउंट बनाने हैं अपने फाइनल अकाउंट। तो ये जो यहाँ पर रेंट था ना, अभी दिया नहीं है, जो हमें देना बाकी है, तो इसको बोलते हैं अदत्त व्यय या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस का क्या नाम है यहाँ? रेंट, तो ये बन जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर सैलरी देनी बाकी रह जाती और साल पूरी हो जाती, तो हो जाती आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर हमें किसी का किराया वो देना था, वेजेस देनी थी, और साल पूरी होगी हमने दी नहीं, तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस हो जाती। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस या अदत्त व्यय। अब चलते हैं पूर्वदत्त व्यय की तरफ। पूर्वदत्त, प्रीपेड, जो हमने पहले ही पेड कर दी है, मतलब अगले साल का भी हमने खर्चा कर दिया। हमने सैलरी देनी थी और हमने सैलरी अगले साल की भी दे दी। अब ये जो अगले साल की भी हमने सैलरी दे दी, ये क्या है? ये है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस होगा, हमने पहले पेड कर दिया अभी, तो ये हमारी क्या होती है? ये हमारी एसेट होती है। तो देखिए, जब हम पहले पेड कर रहे हैं, तो ये हमारी एसेट बन जाएगी। ये हमारी एसेट, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे इसको? संपत्ति। क्या बन जाएगी? ये हमारे बिजनेस की संपत्ति होगी। और ये अदत्त व्यय, जो जिसका वक्त होगा, टाइम होगा, हमने दिया नहीं, ये हमारे लिए बन जाता है हमारी लाइबिलिटी। ये क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी होगा। लाइबिलिटी मतलब ये हमारा बन जाएगा दायित्व।
ये हमारा दायित्व होगा, जिम्मेदारी वापस देना है। इसी तरह से यहाँ पर है हमारा अनुपार्जित आय। अब अनुपार्जित आय क्या है? जो हमें क्या बताया था मैंने कि जो हमें मिल तो गई, कमाई नहीं है। तो ये क्या है हमारी? ये भी हमारी लाइबिलिटी बन गई। लाइबिलिटी मतलब ये भी हमारा दायित्व बनेगा। हमें कमाना तो ये पड़ेगा। और जो हमने कमा ली और हमें नहीं मिली, तो ये क्या है हमारी? ये हमारी एसेट हो गई। ये हमारी एसेट्स हो गई। एसेट्स मतलब संपत्ति हो गई। ये क्या हो गई? हमारी संपत्ति हो गई। तो इन चारों को आपको याद रखना। एक्रूड इनकम हमारी संपत्ति है। अनु अनएक्रूड इनकम हमारी लाइबिलिटी है। प्रीपे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटी है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट्स है। इन बातों को ध्यान रखना। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया, एक हमारे जो कैंडिडेट थे, इन्होंने पूछा था कि सर अनएक्रूड और एक्रूड इनकम बता दो। तो एक्रूड इनकम ये होती है कि हमने कमा तो ली लेकिन मिली नहीं है, ये एक्रूड है। समय हो गया पूरा लेकिन हमें पैसा नहीं मिला, हमने कमा तो लिया। और अनएक्रूड हमें मिल तो गया था लेकिन हमने कमाया नहीं। बस इतनी सी ये एक्रूड और अनएक्रूड है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी शुड बी शो इन द फाइनल अकाउंट्स। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रारंभिक व्यय होते हैं, इनको हम बैलेंस शीट, हम फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं? अब फाइनल अकाउंट्स में हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। साथ में हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। और क्या बनाते हैं हम? बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बस यही पूछ रहा है, ये बताइए इन तीनों में कहाँ दिखाओगे? देखिए ये बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। और वो भी कहाँ? ये दिखाए जाते हैं हमारी एसेट साइड में। ये हमारी एसेट साइड में दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे वो खर्चे हैं जो हमारे कई कई साल तक बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे एसेट साइड में दिखाए जाते हैं। आर्थिक चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में दिखाए जाते हैं। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक तरफ आप लाइबिलिटी लिखते हैं, एक तरफ लाइबिलिटी, और एक तरफ आप एसेट्स लिखते हैं। तो एसेट्स में यहाँ लिख देते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब इनको बोलते हैं प्रारंभिक व्यय। तो प्रारंभिक व्यय आप यहीं पर ही दिखा देते हैं, क्योंकि ये कई कई साल तक आपको बेनिफिट देंगे। इसलिए आप जैसे 1 लाख का प्रारंभिक व्यय है, तो इसको आप 1 साल 1 लाख यही नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे? इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर 90 लिखेंगे, 90,000 और 10,000 दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे एडजस्ट करते हम चलेंगे। लेकिन हम कहाँ दिखा देते हैं इसको? पहले इसको हम इस साल हुए हैं तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे? बैलेंस शीट में इसको हम दिखा देंगे। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समायोजन से पूर्व लाभ 3,60,000 था। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ एन एडजस्टमेंट एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस अफेक्ट्स। जब आप प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए एंट्री पास करोगे, एंट्री बनाओगे, तो यहाँ पूछा है कि ये कौन कौन से अकाउंट को प्रभावित करेगी। तो प्रीपेड मान लेते हैं, कोई खर्चा रेंट मान लेते हैं, आपने रेंट एडवांस में दे दिया, देना था 1 महीने का, आपने अगले साल का भी दे दिया, इस साल के साथ साथ अगले साल का भी आपने रेंट दे दिया। तो ये जो रेंट अगले साल का दिया है, नेक्स्ट ईयर का दिया है, ये है आपका प्रीपेड रेंट। और प्रीपेड रेंट मैंने अभी क्या बताया था? हिंदी में इसको बताया था पूर्व दत्त किराया। तो पूर्व दत्त किराया, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट जो है ये आपकी क्या हो गया? एसेट हो गया। ये क्या है? संपत्ति है। और आपकी जब संपत्ति बढ़ती है तो हम इसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। दूसरा, हम इसको, इसकी एंट्री जो करेंगे हम, तो कौन से अकाउंट में इसको एडजस्ट करेंगे? इसको हम एडजस्ट करेंगे रेंट अकाउंट में। कहाँ पर एडजस्ट करेंगे? रेंट अकाउंट में हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रेंट क्या है? ये है हमारा एक्सपेंसिस, ये है हमारा एक्सपेंसिस। तो अगर रेंट की बात करें तो ये हमारा एक्सपेंस है। और अगर प्रीपेड रेंट की बात करें तो ये हमारी एसेट है, क्योंकि एडवांस में दे दिया हमने। तो यहाँ पर एसेट भी प्रभावित हो रही है, एसेट भी बढ़ रही है, और एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। इसका मतलब दो अकाउंट्स हैं जो हमारे प्रभावित हो रहे हैं, एक हमारा एसेट और एक हमारी एक्सपेंस। तो देख लेते हैं, एसेट और एक्सपेंस आपका पहला ही आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है प्रतिभूति संचय खाता आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इस शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाता है। देखिए आपको ये बता दिया है खुद ही
कि जो लाइबल आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है, वो कहाँ दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है आपके कौन से शीर्ष में? दायित्व शीर्ष में दिखाया जाता है। आप पूछ रहे हैं कि जब दिखाओगे तो क्या हेडिंग होगा उसका? देखिए पहले बता दूं मैं आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या है। जब कंपनी ने अपने 100 रुपए का शेयर था और कंपनी ने इसको इशू किया, और इशू कितने में किया? 110 रुपए में इशू किया। तो ये जो 10 रुपए फालतू में इशू किया है, ये फालतू जो 10 रुपए हैं, ये कहलाते हैं आपके 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। ये क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसको कहाँ शो करना है? बैलेंस शीट में शो करना है। कहाँ शो करना है? बैलेंस शीट में। ठीक है, अब बैलेंस शीट में भी दो साइड होती हैं, एक लाइबिलिटी साइड, एक एसेट साइड। तो कहाँ शो करना है इसको? लाइबिलिटी साइड में करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लेकिन यहाँ पर जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसके कुछ मेन हेड और सब हेड होते हैं। कुछ मुख्य हेड होते हैं और कुछ आपके सहायक हेड होते हैं। तो कौन से मुख्य हेड होते हैं जिसमें इसको दिखाया जाता है? देखिए ये दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। और रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ आता है? ये आता है शेयर होल्डर फंड में। तो ये आपने अगर बैलेंस शीट याद करी हुई है कंपनी की तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं याद करी हुई तो आप बैलेंस शीट को याद कर लें कि कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है। अगर आप गूगल पर लिखेंगे फॉर्मेट ऑफ कंपनी बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, तो वो आपके सामने पूरी बैलेंस शीट बन के आ जाएगी, उसको आप अच्छे से याद कर लें। अदरवाइज आपका काम यहाँ नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को दिखा देते हैं किसमें? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। यहाँ पर जितने भी आप रिजर्व प्रोविजन बना रहे हैं सभी को आप यहीं पर दिखाते हैं। दूसरा, अगर आपको प्रॉफिट होता है कंपनी में, वो प्रॉफिट भी आपका इसी में ही दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो परिचालन लाभ है और या लॉस हो, प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेज। परिचालन लाभ हानि का अर्थ हमारी फर्म की, उद्योग की व्यवसायिक गतिविधियों से अर्जित लाभ होता है। तो जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो ये जो आपकी बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, उनसे प्रॉफिट जो होता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। देखिए प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या होती है? मान लेते हैं आप जैम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आप जैम बनाते हैं। तो आप अगर जैम को सेल करने से जो आपको प्रॉफिट होगा, वो तो होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और नॉन ऑपरेटिंग क्या होगा? जैसे अभी हमने 100 रुपए का शेयर था और कंपनी को पैसे की जरूरत थी, कंपनी ने शेयर इशू किए और 100 रुपए वाला शेयर 110 में बेच दिया। तो ये भी तो कंपनी को यहाँ लाभ हो रहा है, प्रॉफिट। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होता, ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वह है जो आपकी मेन एक्टिविटी से होता हो, जो आपका मुख्य गतिविधियां हैं बिजनेस की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा? जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी से होता है। तो इसका मतलब पहली वाली बात सही है। दूसरा देखते हैं रीजन क्या है। शुद्ध लाभ का अर्थ होता है कि हम अपने बिजनेस से, व्यवसाय से, की जो व्यवसायिक गतिविधियां हैं उनसे अर्जित और गैर व्यवसायिक गतिविधियों से अर्जित लाभ। तो यहाँ कह रहे हैं ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, दोनों से जो प्राप्त करते हैं लाभ वह होता है। तो ये यहाँ गलत कह रहे हैं। दोनों एक्टिविटी से नहीं, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। यहाँ आर में क्या कहने लगे? ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। तो यहाँ वो गलत बोल रहे हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए सही है, आर गलत। तो यहाँ पर असर्शन ए करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, ए में सही कहा गया है लेकिन आर में सही नहीं कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को, प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं? जो हमारी डेबिट साइड होती है और हमारी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में तो हम सभी क्या लिखते हैं? एक्सपेंस लिखते हैं, एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं? इनकम्स लिखते हैं। अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होता है, इनकम ज़्यादा होती है तो हमें प्रॉफिट होता है। और अगर हमारा डेबिट ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमारा लॉस होता है। अब यहाँ कह रहे हैं जो अनफेवरेबल बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, मतलब अनफेवरेबल का मतलब ये है कि डेबिट साइड ज़्यादा हो गई, डेबिट साइड ज़्यादा है
क्रेडिट साइड से ये तो आपको पता है, जो बड़ी संख्या होती थी उसकी तरफ को हम मुंह खोल देते थे। जैसे इधर 7 है और इधर है आपका 8, तो बड़ा क्या है 8, तो 8 की तरफ को ये साइन लगाते थे छोटी क्लास में। उसी तरह से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि देखिए डेबिट साइड अगर ज्यादा हो जाती है क्रेडिट साइड से तो ये अनफेवरेबल बैलेंस हो जाता है। अनफेवरेबल बैलेंस, या इसी को बोलते हैं हम लॉस, इसी को बोलते हैं हम हानि। तो बताइए आप इसको कहाँ पर दिखाओगे फाइनल अकाउंट बनाते हुए? इसको ऐड कर देंगे इसको हम लाइबिलिटी में, या सब्ट्रैक्ट कर देंगे एसेट से, या सब्ट्रैक्ट कर देंगे कैपिटल से, या फिर नन ऑफ द अबव, इसमें से कुछ नहीं होगा। तो देखिए आप देखें, जो हमारी कैपिटल होती है, कैपिटल मतलब जिससे हमने बिजनेस शुरू किया है वह पैसा या वह गुड्स, तो अगर कोई लॉस होता है तो वो तो कैपिटल को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो हानि आपको याद रखनी है, जो हानि होती है, क्या होती है आपकी हानि होती है, जो हानि होती है, हानि क्या होती है, ये पूंजी को, पूंजी मतलब कैपिटल, पूंजी को कैपिटल को कम कर देती है। क्या कर देती है, कम कर देती है, कर देती है। और जो आपका लाभ होता है, जो बिजनेस में लाभ होता है, वह पूंजी को, वह पूंजी को, और पूंजी को क्या बोलेंगे, कैपिटल, पूंजी को क्या बोलेंगे, कैपिटल। वह कैपिटल को क्या कर देता है, वो कैपिटल को ज्यादा कर देता है, बढ़ा देता है, ज्यादा कर देता है अब, या फिर बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब कैपिटल में कम कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको कैपिटल में कम कर देंगे, कैपिटल को कम कर देता है जब लॉस होता है। ऑप्शन आपका क्या सही था, सी सही था। नेक्स्ट देखते हैं। शेयर वारंट्स कैन बी इशूड व्हेन शेयर आर, अंश अधिपत्र निर्गमित किए जा सकते हैं जब अंश फुल्ली पेड अप हो, पार्टली पेड अप हो, या लॉस्ट खो गए हो, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है फुल्ली पेड अप हो। शेयर वारंट्स क्या होते हैं, ये एक सर्टिफिकेट होते हैं। अगर आपने ये सर्टिफिकेट ले लिया तो इसका मतलब क्या है, आपको हमने गारंटी दे दी, कंपनी ने गारंटी दे दी कि अब जो कंपनी शेयर इशू करेगी वो आपको ही मिलेगी। ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट है शेयर वारंट्स का, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने आपको शेयर का पहले से ही सर्टिफिकेट दे दिया कि शेयर जब भी इशू होंगे वो आपको मिलेंगे। तो ये तभी हो सकते हैं इशू जब ये फुल्ली पेड अप हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस शीट शो फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। बैलेंस शीट फिनेंशियल पोजीशन दिखाती है फर्म की, बिल्कुल दिखाती है। वित्तीय स्थिति दिखाती है बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा जो होता है वो फर्म की आ, आ, स्थिति दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है स्थिति। और दूसरा, और अगर आपकी स्थिति की बात करें, आपकी स्थिति कैसी चल रही है, आपकी स्थिति ऐसी चल रही है कि इस टाइम जैसे एग्जाम की डेट आती जा रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है जल्दी से 2 दिन में ही सिलेबस हो जाए और जल्दी से हमारा एग्जाम हो जाए, जॉब मिल जाए। माय डियर कैंडिडेट, ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। लेकिन आप विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए, आप आपका सिलेबस भी टाइम पर होगा। और साथ में देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि टीजीटी पीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी का तो मैं सिलेबस भी करा चुका, और उसके लिए तो मैंने क्या चलाए थे, उसके लिए मैंने प्रीवियस पेपर सभी कराने के बाद उसके लिए तो मैंने मॉक टेस्ट भी कराए थे, उसके लिए तो मैंने मॉक टेस्ट भी कराए थे। अब क्या है, जो अब फॉर्म भरे हैं आपने, जिसको अब फॉर्म भर रहे हैं आप इस महीने, तो इनका एग्जाम जब भी होगा आपका, उसकी आपका फुल कोर्स उससे पहले ही हो जाएगा। हो सकता है कि आपका आ, इस 1 महीने के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर, अब से 30 दिन के अंदर पूरा कोर्स हो जाए। पहले हम अकाउंट्स करा रहे हैं, इसके बाद फिर बीएस बिजनेस भी होगा, बिजनेस के बाद आपका इकोनॉमिक्स भी होगा, और इकोनॉमिक्स के बाद आपका ऑडिटिंग भी होगा। तो आप परेशान ना हो कि सर इकोनॉमिक्स करा दीजिए या ऑडिटिंग करा दीजिए, जो हो रहा है आप उसको अच्छे से कीजिए। ठीक है, और अगर आप पर आता है, ये क्वेश्चन आपके पास है, आप इनको कर लेते हैं, तो फिर आप अभी आगे बढ़िए, बुक्स में अपनी आगे बढ़िए। बुक्स कौन सी लेनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। कमेंट जरूर पढ़ा करें आप कि कमेंट क्या है। तो यहाँ पर बात किसकी हुई थी, स्थिति की। तो बिजनेस की स्थिति कौन दिखाती है, फिनेंशियल पोजीशन कौन दिखाती है, बैलेंस शीट, ये बात सही थी। दूसरी क्या थी, टोटल ऑफ लाइबिलिटी एंड एसेट साइड, बैलेंस शीट शुड बी मैच बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंशन डबल एंट्री सिस्टम। क्योंकि जो हम बुक्स बनाते हैं, हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, वो हम डबल एंट्री सिस्टम से बनाते हैं, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली से बनाते हैं।
और दोहरा लेखा प्रणाली ये कहती है कि आपकी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, ये होनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या सही होगा? दोनों ही हमारे सही हैं, लेकिन करेक्ट ये देखिए पोजीशन क्यों दिखाता है, ये नहीं बात बताई कि पोजीशन क्यों दिखाता है, ये तो बताई नहीं। हाँ, ये बताने लग गए कि एसेट और लाइबिलिटी बराबर होनी चाहिए। एसेट और लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ये बताने लग गए। तो बातें तो दोनों बता रहे हैं, बट आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, एक ही। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका ए होगा, जहां पर आर भी सही है, ए भी सही है, बट आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोन ऑन मोर्टेज इज सो इन, जो लोन ऑन मोर्टेज होता है लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। देखिए, जब आपको नाम दे दिया लोन, जब आपको नाम दे दिया लोन, तो लोन क्या होता है? ये तो दायित्व होता है हमारे बिजनेस का, मतलब लाइबिलिटी होती है ये, बिजनेस को वापस करनी है। अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और मोर्टेज हो, मोर्टेज मतलब आपने अगर बंधक लोन दिया लिया है, जैसे कुछ गिरवी रख कर दिया हुआ, कुछ सिक्योरिटी के साथ दिया हुआ है, कुछ सिक्योरिटी आपने दी या ली, लोन, अच्छा लोन की बात कर रहे थे, तो आपने लोन लिया और आपने कुछ सिक्योरिटी, कुछ चीज गिरवी रखी है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका बंधक ऋण पत्र हो जाएगा। तो है तो ये आपकी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा बैलेंस शीट की, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैनेजर का कमीशन था, उसको कमीशन देने के लाभों पर 10% देने के पश्चात, देने के बाद 10% की दर से उसे कमीशन दिया जाना है, और कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट है वो है 1,54,000। तो बताइए उसका कमीशन कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट है, जो यहाँ लाभ जो दिया हुआ है, और लाभ दिया हुआ है आपको 1,54,000। कितना दिया हुआ है? 1,54,000 यहाँ पर लाभ आपको दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि 10% दीजिए। क्या कह रहा है? 10% क्या देना है? कमीशन देना है। 10% कमीशन देना है, लेकिन 10% इसका नहीं, 10% इसका नहीं, वरना तो मैं सीधा लिख देता, इसमें मल्टीप्लाई कर देता यहाँ पर 10 की, इसमें जो थी इसमें मैं 10 की मल्टीप्लाई कर देता, अपॉन 100 कर देता, आगे 10%। लेकिन ये यूं नहीं कह रहा कि इसका 10%, ये कह रहा है कि मुझे, मैनेजर कह रहा है मुझे कमीशन देने के बाद इसमें से मेरा कमीशन कम करो, कम करके जो बचे उसका 10%। भाई अभी तो हमें कमीशन ही नहीं पता कितना देना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में हम जब आ जाए कि प्रो कमीशन देने के बाद, तो हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारी रेट होती है उस रेट की मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल ऐसे जब ऐसे जैसे अभी कर रहे थे 10। लेकिन अपोन में जो लिखते हैं हम 100 प्लस लिखते हैं रेट। तो 100, तो 100 प्लस रेट लिखना, रेट कितना? 10, तो 110 लिखना है यहाँ। अब आपका आंसर करेक्ट आएगा। देखिए, जीरो से ये जीरो कट हो जाएगी यहाँ, और 11 से आप यहाँ डिवाइड करेंगे, तो 11 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 एकन 11 आ जाएगा, और 11 चौक 44, मतलब आपका 14,000 आंसर आ जाएगा। तो 14,000 रुपये उसका कमीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है? ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं, सेल्स रिटर्न जो आपने माल बेचा वो दिया हुआ है, वापस हो गया है, बैड डेफ्ट दिए हुए हैं, आपका कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर्स दिए हुए हैं। आपको बताना है क्रेडिट सेल क्या है। तो आपको पता है, आपने 11वीं क्लास में अकाउंट्स बनाए होंगे। कौन से अकाउंट्स बनाए होंगे? आपने डेटर्स अकाउंट बनाया होगा, या अपना कोई एसेट अकाउंट बनाया होगा, संपत्ति खाता बनाया होगा। ठीक है, तो उसी की तरह हम इस अकाउंट्स को बनाएंगे और हमारा बैलेंस आ जाएगा। हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट? डेटर्स अकाउंट यहाँ पर हम बनाएंगे। तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे? जितने भी डेबिट साइड हो जाएगी, और ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। इनको क्या लिखते हैं? ये आपके वही है पापा। पापा मतलब पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये वही पापा है आपका, और आपका ये क्रेडिट सेल्स। अब आप यहाँ पर डेबिट में क्या लिखेंगे? जो ओपनिंग बैलेंस है उसको हम यहाँ लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी कितना है? 10,000 रुपये का यहाँ पर हमारे साथ बैलेंस था, और एक बैलेंस दिया हुआ है आपको लास्ट में, क्लोजिंग बैलेंस। इसको बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी कितना है? जो साल के लास्ट में बचा 13,000 रुपये का। ठीक है, अब अगर आपके ये डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट साइड, कम होते हैं तो क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर
डेटर्स आपके आगे कह रहा है कि आपने सेल रिटर्न हो गई, माल वापस आ गया, तो इससे तो डेटर्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ जो बाय सेल्स रिटर्न है, जो आपका सेल्स रिटर्न है, ये कहाँ हो जाएगा, इधर लिख देंगे। अब 7,000 रुपये का माल वापस हो गया, तो आपके डेटर्स कम हो जाएंगे क्रेडिट साइड में। दूसरा आपका बैड डेब्ट, पैसा डूब गया, तो ये भी आपके कम हो जाएंगे डेटर्स, तो इसे भी इधर लिख देंगे। बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स कितने हैं, 3,000 रुपए के, इन्हें भी इधर ही लिख देंगे। 3,000 रुपए की ये रहे बैड डेब्ट। उसके बाद कह रहे हैं कैश रिसीव्ड हुआ 40,000, मतलब कैश मिल गया तो डेटर्स कम हो गए, तो ये भी इधर ही लिख देंगे। बाय बाय क्या हो जाएंगे, कैश आया है कैश अकाउंट, तो कितना, 40,000 रुपए का यहाँ पर आया है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा आपका, यहाँ पर 10,000 रुपए ये बच रहे, और क्या, और कुछ नहीं बचा। तो अब देखिए दोनों साइड को अगर हम बराबर करने लगे हैं, तो दोनों साइड को जब हम बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इधर का आ रहा है बैलेंस इधर का आ रहा है 63,000, 63,000। इधर कितना आ रहा है, 63,000। 63,000 दोनों तरफ लिख दिया। लेकिन यहाँ पर 63,000 नहीं है, यहाँ कम, कितना कम है, 53,000। ये क्यों कम है, क्योंकि यही आपकी क्या है, यही आपकी सेल है। यही क्या है आपकी सेल अकाउंट से, सेल्स अकाउंट क्रेडिट सेल, उधार जो आपने बेचा है 53,000, ये बैलेंस ही आ रहा है। डेबिट में से हमने क्रेडिट कम कर दिया, तो हमारा क्या बच गया, ये हमारा आपका क्रेडिट सेल बच गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, 53,000, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका। देखिए प्रीपेड रेंट, पूर्वदत्त किराया, मतलब आपने पहले ही किराया दे दिया अगले साल का, तो ये आपकी क्या बन गया, ये आपकी एसेट बन गया। और एसेट भी कौन सी होती है, करंट करंट एसेट, मतलब चालू संपत्ति हो गई आपकी पूर्वदत्त किराया। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज्यादा पैसा ले लिया आपने, इतना तो जमा भी नहीं था अकाउंट में, आपने ज्यादा निकाल लिया, तो ये बिजनेस पर लाइबिलिटी बन गई, वो भी कौन सी, करंट लाइबिलिटी बन गई। ख्याति, जो गुडविल होती है हमारी, वो कैसी होती है, ऐसी एसेट होती है जो दिखाई नहीं देती है, इंटेंजिबल एसेट होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपने लिख रखा है कहाँ पर, बैलेंस शीट में, तो ये आपका फिक्टिशियस एसेट है, ये कोई एसेट नहीं होती है, ये बनावटी एसेट है केवल, ये रियल कोई एसेट नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का ए का आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और ए का सेकंड मतलब एक में ही आ रहा है, दूसरे का पहला, और फिर फोर्थ, और ये थर्ड का फोर्थ, बी का थर्ड, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, डूबी हुई रकम के कारण संभावित घाटे को पूरा करने के लिए अलग से रखी जाने वाली राशि क्या है। देखिए आप मानकर चल रहे हो जो आपके डेटर्स हैं, डेटर्स मतलब कौन होते हैं, जिसने आपसे उधार गुड्स खरीदा है, मतलब आपके जो हैं ये देनदार हैं। कौन है, देनदार हैं जो आपको पैसा देंगे, डेटर्स हैं आपके देने वाले आपको पैसा। अगर ये डूब जाएं तो आपको नुकसान होगा, तो इसके लिए आप पहले से ही प्रोविजन कर लेते हैं, पहले से ही प्रोविजन कर लेते हैं कि अगर पैसा डूब जाएगा तो उसको हम यहाँ से पूरा कर लेंगे। जैसे 5,000 रुपये का प्रोविजन कर लिया, और यहाँ पैसा डूब गया, 3,000 रुपये नहीं मिले, तो वो प्रोविजन से ले आओगे आप। तो ये जो आप प्रोविजन बना रहे हो, इस प्रोविजन को क्या कहोगे आप, इस प्रोविजन को लाइबिलिटी कहोगे, रिजर्व कहोगे, प्रोविजन कहोगे। तो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ इसको प्रोविजन, क्या कहते हैं, पैसे को जो हमने अलग से रख लिया उसको प्रोविजन कहते हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्केड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये किससे रिलेटेड है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 भाग 2 है, ये किससे संबंधित है, किसका फॉर्मेट बताता है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपका ऑप्शन बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, मतलब आपको लाभ हानि खाते का प्रारूप कौन बताता है, ये बताता है शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल को क्या बोलते हैं, स्केड्यूल। तो ये आपका, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। कैसे बनाना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो बताया जाता है आपके कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट सेकंड में, उसकी भी अनुसूची थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, इन्हें आप लाइबिलिटी ऑफ बैंक कहेंगे, एसेट ऑफ बैंक कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज आइटम्स ऑफ बैंक कहेंगे, या ऑफ बैलेंस ऑफ आइटम बैंक कहेंगे। तो ये होते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम ऑफ द बैंक।
बैंक की तुलन पत्र से हटकर अलग ये चीजें होती हैं जो अलग से लिखी जाती हैं। ये बैलेंस बैंक की बैलेंस शीट में नहीं लिखी जाती, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कंपनी का तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट में इन संपत्तियों को कैसे दर्शाया जाएगा। तो देखिए दो ही मेथड होते हैं दिखाने के, एक परमानेंस बेसिस पर होता है और एक लिक्विडिटी मेथड होता है। तो परमानेंस बेसिस पे तो ये है कि जो एसेट ज्यादा समय तक आपके बिजनेस में रहेगी तो उसको सबसे ऊपर लिखना है। जैसे आपकी मशीन है ये पहले लिखी जानी है, फर्नीचर पहले लिखा जाना। और जो सबसे कम समय के लिए बिजनेस में रहेगी, तो जिसको बहुत ज्यादा लिक्विड होती है, बहुत कम समय के लिए, जिसको ज़्यादा समय नहीं लगता लिक्विड बनाने, वो सबसे बाद में लिखी जाती है, जैसे कैश। और एक इसका उल्टा होता है लिक्विडिटी फॉर्म के आधार पर, लिक्विडिटी बेसिस पर उसमें उल्टा हो जाता है, कैश सबसे ऊपर लिखोगे, उसके बाद जो फिक्स एसेट है वो सबके बाद में। इसी तरह से लाइबिलिटी, जो सबसे बाद में देनी है, जो सबसे बाद में देनी है उनको बाद में लिखते हैं, और जो सबसे पहले देनी है, जो सबसे पहले देनी है उनको बाद में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या परमानेंस बेसिस पर सबसे बाद में दी जाएगी, पहले क्रेडिटर्स का पैसा दिया जाएगा। और अगर इसका अपोजिट करें लिक्विडिटी में, क्या हो जाता है लिक्विडिटी फॉर्म में, यहाँ हो जाता है कि जो सबसे बाद में देना है उसे बाद में ही लिखो, कैपिटल को बाद में लिखो, और जो बाहर वालों का पैसा क्रेडिटर उसको पहले लिखो। तो यहाँ पर आप देखिए अब वही दिया हुआ है यहाँ, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो ये कैसे कैसे लिखोगे आप, तो देखिए फर्नीचर एंड फिटिंग्स, जब आपसे कुछ नहीं कहे कौन सी बेसिस पर आपको ये लिखना है, लिक्विडिटी बेसिस पर या आपका परमानेंस बेसिस पर, तो आप परमानेंस बेसिस पर लिखेंगे हमेशा। तो सबसे बाद तक, सबसे बाद में जो लिक्विड में पैसे में बदलोगे कौन सी होगी, वो फर्नीचर होगा। सबसे पहले क्या आएगा फर्नीचर, उसके बाद क्या आएंगे इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आपके ट्रेड रिसीवेबल, और उसके बाद आपका कैश आएगा। तो अब आप देख लीजिए सबसे पहले कौन सा आना चाहिए आपका, सबसे पहला आना चाहिए आपका थर्ड। थर्ड कहाँ आ रहा है, सी में आ रहा है थर्ड। उसके बाद फोर्थ आपका, और फोर्थ के बाद आपका फर्स्ट है, और फर्स्ट के बाद आपका सेकंड है। तो परमानेंस बेसिस पर आपको इन सभी एसेट को दिखाना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोबारा सुन लेना। जो बैलेंस शीट बनाई जाती है दो आधार पर बनाई जाती है, परमानेंट बेसिस पर, परमानेंस बेसिस पर, और आपका लिक्विडिटी बेसिस पर। परमानेंट बेसिस पर उन एसेट को सबसे ऊपर लिखोगे जिनको सबसे बाद में बेचा जाता है, जिनको पैसे में सबसे बाद में कन्वर्ट किया जाता है, और जिनको जल्दी से पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है वो एसेट पहले लिखी जाती है। ठीक है, किसमें, लिक्विडिटी बेसिस पर। तो परमानेंस बेसिस पर वो एसेट जो सबसे बाद में पैसे में जाएंगे सबसे ऊपर, और अगर लिक्विड एसेट्स है तो सबसे पहले जो जल्दी से लिक्विड बन जाएगी, जल्दी से पैसा बन जाएगा, वो सबसे पहले लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही है ये बताना है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। क्या ये अकाउंटिंग का फंक्शन है, तो ये तो बात सही है, हाँ अकाउंटिंग का फंक्शन है, ये तो फंक्शन होता है कि इंटरप्रिटेशन करना, विश्लेषण करना और निर्वचन करना लेखांकन का ये कार्य होता है लेखांकन का। दूसरा कह रहे हैं कि लाभ हानि जो खाता है वो संस्था की वित्तीय स्थिति दिखाता है, नहीं, वो तो परफॉर्मेंस दिखाता है, वित्तीय स्थिति दिखाती है बैलेंस शीट। गुडविल को कह रहे हैं ये एक वेस्टिंग एसेट है, नहीं, ये क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है जो दिखाई नहीं देती। दूसरा, चिट्ठा संस्था की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, हाँ भाई ये बात सही कह रहे हैं। ए और डी, पहला और चौथा सही है। 1 2 गिन लेना, 1 2 3 और 4। तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, मतलब आंसर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं इन ये दायित्व किस क्रम में आप दिखाएंगे। देखिए अब की बार दायित्व, जब आपकी लाइफ एसेट थी, अब की बार दायित्व है। तो जो सबसे बाद में पेड करोगे उसको सबसे पहले दिखाइए, परमानेंस बेसिस पर जो सबसे बाद में दिए जाएंगे उसको सबसे पहले दिखाइए। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, शेयर कैपिटल, तो सबसे पहले जो दिखाई दी जाएगी वो होगी आपकी शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या आएगी, शेयर कैपिटल। अब इससे आप ऑप्शन से ध्यान लगा सकते हैं कौन सा ऑप्शन होने वाला है, इन दोनों में से एक ऑप्शन होने वाला है। उसके बाद आपका
सेकंड होगा बैंक लोन दिया जाएगा, और उसके बाद शेयर कैपिटल के बाद बैंक लोन, और उसके बाद आपका दिया जाता है, उसके बाद आपको जो दिया जाता है वो प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, टैक्स दिया जाएगा, और उसके बाद आपका बैंक ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति जो व्यापार की लाभदायकता को बढ़ाने के लिए क्रय की जाती है, न कि बेचने के लिए, कहलाती है। ऐसी संपत्ति जो बिजनेस की क्षमता बढ़ा देती है, जो प्रॉफिट बिजनेस कमा रहा था और भी ज्यादा कमाएगा, तो इस एसेट को क्या कहते हैं? इसको क्षयशील संपत्ति कहते हैं, चालू संपत्ति कहते हैं, स्थायी संपत्ति कहते हैं, अमूर्त। तो इसको फिक्स एसेट कहते हैं। ना करंट, ना इंटेंजिबल, ना डेप्रिशिएटिंग, इसको कहते हैं फिक्स एसेट। जैसे आपने मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदे, इनसे क्या है, बिजनेस की कार्य जो पावर है वो बढ़ जाती है, प्रॉफिट और भी ज्यादा कमाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समापन स्टॉक का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली, बाजार मूल्य जो भी कम हो उस पर किया जाता है। कहने जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक में जो माल बिकने से बच गया, तो इसका मूल्यांकन हम कौन से उस पर करते हैं? मार्केट वैल्यू पर करते हैं, या फिर आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू? देखिए, इन दोनों में से जो भी कम हो उस पर करते हैं। और यही ये बात कह रहे हैं, दोनों में जो कम हो उस पर, लेकिन यहाँ कह रहे हैं दोनों में जो अधिक हो, तो ये गलत कह रहे हैं। जो दो वैल्यू, एक तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, एक मार्केट वैल्यू है, तो इन दोनों में से जो भी कम होगी उसको, उस पर ही हम वैल्यूएशन करते हैं स्टॉक की। और ये कह रहे हैं क्या, कि जो दोनों में से अधिक हो, तो ये गलत कह रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो दिखाया जाता है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी बिल्कुल गलत है। क्रेडिट साइड में क्यों दिखाएंगे? तो दोनों ही क्या है, यहाँ पर बोथ ए एंड आर नॉट करेक्ट, ये दोनों ही गलत हैं। ये कहाँ दिखाया जाएगा? हमारी संपत्ति है जो हमारा माल बच गया, ये हमारी एसेट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ हमारा ऑप्शन हो गया। अब इनमें से निश्चित तिथि को दर्शाता है, एक निश्चित तिथि को व्यापार की जो पोजीशन है कौन दिखाता है? तो वो होता है आपका बैलेंस शीट। और आपसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार में, तो उसमें पूछा गया था कि बताइए जो बैलेंस शीट होती है वो स्थिति दिखाती है व्यापार की कब, एक साल में, या कभी भी, या किसी एक निश्चित डेट को, निश्चित समय को? तो आंसर था एक निश्चित समय को, जब भी आप बनाओगे बैलेंस शीट उसी दिन की स्थिति दिखाती है। आर्थिक चिट्ठे में निम्न में से किसको दिखाया जाता है? तो आर्थिक चिट्ठे में किसको दिखाओगे? रियल एसेट, आर्टिफिशियल एसेट, बोथ? तो ये दोनों ही दिखाई जाती हैं, आर्टिफिशियल एसेट भी, बनावटी संपत्तियां, और वास्तविक एसेट दोनों दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि अंतिम रहतिया समायोजन में दिया गया है तो इसे कहाँ दिखाया जाएगा? समायोजन में एडजस्टमेंट में जो भी आइटम होता है वो दो जगह दिखाया जाता है। तो एक तो ये एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है स्टॉक का, एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा, और एक बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो कहाँ कहाँ पर दिखाया जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से पूछ रहे हैं कौन सी समीकरण सही नहीं है? तो देखिए, आपको पता होगा, एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ देख लें कि यहाँ पर सही नहीं है, ये पूछ रहा है परचेज, ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो देखिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, पहला ऑप्शन देखिए, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ चला गया? दूसरी तरफ। तो यहाँ पर लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक, प्लस का हो गया क्लोजिंग स्टॉक, ये सही है। उसके बाद जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इधर ले आए तो माइनस की हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो माइनस की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस हो गया, तो इधर, इधर क्या था? इधर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो था, कॉस्ट ऑफ सेल, ये माइनस था। तो इधर अब इधर आपका मतलब देखो, इस इससे देख लेते हैं हम, इधर क्या था? प्लस था, इधर आकर क्या होगा? माइनस। उसके बाद कह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ये भी सही है। यहाँ माइनस ओपनिंग स्टॉक, यहाँ तो ये प्लस हो गया, तो ये सही कहाँ है? तो ये तो सही नहीं हुआ ना। भाई क्या है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को मैं उधर लेके जा रहा हूँ दूसरी साइड, तो ओपनिंग स्टॉक तो उधर माइनस होना चाहिए, और इधर ये ओपनिंग स्टॉक हो रहा है प्लस। तो पहला ही क्या है? फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, और उसके बाद परचेज इधर प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस होना चाहिए था, यहाँ भी प्लस ही है, तो ये पहला ही गलत है। दूसरा देखें तो दूसरा क्या है?
ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेज है प्लस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सामने है, ये तो बात सही है। इधर क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्लस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इधर प्लस में आ गया ये, इधर जाकर मतलब हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था ये इधर पहुंच गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की तरफ, और परचेज उधर जाकर माइनस हो गया, ठीक है। इधर ओपनिंग स्टॉक रह गया, ये भी ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपनी जगह है, माइनस हो गया आपका यहाँ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कहाँ, यहाँ अगर इसको इधर लेके जाएंगे हम तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ यहाँ प्लस होना चाहिए अगर हम ऑप्शन ए करेक्ट कर रहे हैं। और माइनस परचेज, परचेज ये इधर प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और बचा क्या, ओपनिंग स्टॉक। तो इसको आप सही कर लें, क्योंकि यहाँ पर डी में क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है ऑप्शन, यहाँ प्लस है, तो प्लस आप इसको लगा लें, ठीक है, ये प्लस है। अब ये बिल्कुल आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ये भी ऑप्शन सही है, ए गलत था आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एक व्यवसाय का जो प्रारंभिक स्टॉक था वो 10% अधिक पर मूल्यांकन करता है। यदि प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य 27,500 है तो बताओ उसकी लागत क्या थी। आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो है तो पता ना कितने का, लेकिन वो क्या बता रहा है, इसमें 10% ज्यादा करके बता रहा है, ज्यादा करके बता रहा है कि आपको ये कितने का है, 27,500 का। इसका मतलब जो 100% बताना चाहिए 100% नहीं बता रहा, आपको 110% बता रहा है। तो 110% बता रहा है व्यापारी अपना स्टॉक, कितना, 110% बता रहा है, 10% बढ़ाकर। तो 110% बराबर तो है 27,500, तो 100% कितना होगा। तो देखिए 27,500 को यूनिटरी मेथड से एक एक नियम अगर आपको याद हो तो उससे क्या करते हैं, हम 110 से डिवाइड कर लेते हैं और 100 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 से काटेंगे तो 11 से 11 एकन 11, बचे आपके कितने यहाँ, सॉरी, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचे 5, 11 पंजे 55। तो ये आ जाएंगे आपके 25,000, क्या जाएंगे 25,000। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, 25,000, ठीक है भाई। 110% के बराबर दे रखा, 100% निकालना, तो सीधा डिवाइड कर देंगे हम। नेक्स्ट है आपका, सकल लाभ या सकल हानि क्या होगी जब विक्रय की लागत 79 है और विक्रय 110 रुपए का, क्रय मूल्य आपका, विक्रय कितना है 110, क्रय कितना है आपका 30। क्या पूछ रहे हैं आपको, पूछ रहे हैं विक्रय की लागत कितनी है 79। तो आपको पता कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होता है ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है आपसे कह रहे हैं, तो इससे आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। और फिर क्या करोगे आप, प्रॉफिट देखने के लिए आप जो आपका कॉस्ट है उसको सेल में से माइनस कर लोगे कॉस्ट को। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या क्या दे रखा है, कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बताना है, सेल क्या है 79, सेल कितनी है 79,000। उसके बाद सेल, कॉस्ट ऑफ सेल थी, सॉरी क्या थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब कितने की कॉस्ट थी, तो वो जो कॉस्ट थी वो थी आपकी 79,000, 79,000 कॉस्ट। और सेल, तो कॉस्ट आपकी 79, और सेल कितनी है, सेल भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,10,000, 1,10,000, दोनों तो चीजें दे दी आपको, बस इनको माइनस कर लो। 1,00,000 से ऊपर के 10,000 तो ये रहे, और आपके 79 ये हैं, 21,000 ये रहे, तो 31,000 हो जाएगा आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 31,000, माइनस कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले की तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें यहाँ पर बिल्कुल भी, क्योंकि हमें सेल भी दे दी, हमें कॉस्ट भी दे दी, कितने की कोई चीज बेची बेची कितने की खरीदी सब हमें यहाँ पर दे दिया। उसके बाद आपका बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, बैलेंस शीट लिक्विडिटी ऑर्डर ऑर्डर पर तैयार की जाती है, हाँ जी कर सकते हो। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, परमानेंस पर भी कर सकते हो, दोनों ही बातें क्या है सही हैं। बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, क्यों लिक्विडिटी ऑर्डर पर या परमानेंस पर क्यों की जाती हैं। तो इसका मतलब दोनों बातें तो सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सकल हानि बिक्री का, बेचे गए माल का, ये 4 नहीं है, ये 1 अपॉन इसको सही कर लेना,
gross profit 360, then amount of the, if the gross loss of sale and the cost of goods sold is 360, then amount of the sale will be, यदि सकल हानि बिक्री का बेचे गए माल का 4, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को मैं, हाँ देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन यहाँ शामिल है, कह रहे हैं वो हानि थी, यहाँ लाभ है। लाभ जो है आपका, यदि लाभ लागत का 25% है तो बिक्री होगी, तो बिक्री कितनी होगी? देखिए लागत नहीं दी हुई और बिक्री पूछ रहा है, तो याद रखना, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और जो भी दिया हो प्रॉफिट, अगर सेल का आपका दिया होता है, जैसे यहाँ पर दे रखा है 25%, किसका 25% है? लागत का। आपको किसका बताना है? बिक्री का। तो पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, परसेंटेज हटा लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 25/100, और इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 25 एकन 25 और 25 चौका 100/4। तो ये किसका है? ऑन कोस्ट जो हमें दे रखा है, कोस्ट का हमें बनाना है सेल का। तो सेल के लिए सिंपली एक ज्यादा कर दो, करो नीचे डिनोमिनेटर को, हर को ज्यादा। अब ये क्या बन जाएगा? 1/5 किसका हो गया? ये हो गया आपका सेल का। 1/5 किसका है? सेल का। इसको परसेंट में बताना है, तो 1/5 इंटू 100%। तो इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा? 20%। तो आंसर आपका 20% है। तो प्रॉफिट को किसमें बनाओगे आप? फ्रैक्शन में। कॉस्ट के लिए कम कर दोगे और सेल के लिए ज्यादा कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज होता है करंट लाइबिलिटी में, तो ये सोर्सेज ऑफ कैश होगा, यूजेज ऑफ कैश होगा, या इनमें से कोई सा भी नहीं होगा? ना ए ना बी, क्या नहीं होगा? तो यहाँ पर यूजेज ऑफ कैश होगा। डिक्रीज करंट लाइबिलिटी, जब आपका दायित्व, आपकी करंट लाइबिलिटी कम हो गई, इसका मतलब आपने पेमेंट किया होगा, और जब पेमेंट किया होगा तो कैश आपने यूज किया होगा। तो कैश का यूज किया है तो यूजेज ऑफ कैश, मतलब आउटफ्लो जो होता है, अगर कैश बिजनेस से बाहर जाता है, आउटफ्लो होता है, तो उसको यूजेज बोलते हैं और सोर्सेज बोलते हैं, यदि आपका कैश आया है तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, वर्ष के आरंभ में एक फर्म की जो पूंजी थी वो थी 1 लाख रुपए, और वर्ष के अंत में कुल संपत्ति है 1.5 लाख रुपए, दायित्व है 70,000 रुपए। तो उस अवधि में कुल आहरण जो किया है, मतलब अपने घर के लिए जो पैसे ले गए हैं, वो है 30,000 रुपए। तो बताइए शुद्ध लाभ क्या होगा? तो याद रखना, अगर आप क्लोजिंग कैपिटल में से, क्लोजिंग कैपिटल मतलब साल के लास्ट में कितनी कैपिटल है, उसमें से ओपनिंग कैपिटल यदि आप कम कर देते हो, ओपनिंग कैपिटल यदि कम कर देते हो, तो ये क्या आ जाता है आपका? ये आ जाता है आपका प्रॉफिट। ठीक है, और साथ में ड्राइंग को ऐड कर देते हो, तो भी ड्राइंग भी तो बिजनेस से कमाया है। तो यहाँ क्लोजिंग कैपिटल कितनी है वो देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये दी नहीं है, तो देखिए आप बैलेंस शीट पर आ जाइए। आप साल के लास्ट में बैलेंस शीट बनाओ, एक तरफ लाइबिलिटी एक तरफ एसेट। तो यहाँ कह रहे हैं फर्म की पूंजी खाते का शेष 1 लाख रुपए था आरंभ में, छोड़ दीजिए। अंत में फर्म का क्या था? संपत्ति 1.5 लाख रुपए। तो हम तो अंत की बना रहे हैं ना, पहले अंत की देखो। तो लास्ट में जब साल पूरी होगी तो टोटल संपत्ति कितने की है? 1.5 लाख रुपए की। कुल दायित्व कितने के हैं? 70,000 के। तो जो लाइबिलिटी है वो कितने की है? लाइबिलिटी में भी कौन सी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, वो है आपकी 70,000 रुपए की, और आपकी 70,000 रुपए की हो गई कुल दायित्व। ठीक है, तो यहाँ एसेट, ऐसे अब ये भी तो आपका कितना होना चाहिए? ये भी तो 1.5 लाख होना चाहिए, दोनों साइड हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पर कैपिटल कितनी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी 70,000 है, तो कैपिटल कितनी है? 1.5 लाख होना चाहिए, 80,000। तो कैपिटल 80,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपकी? 80,000। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख, प्लस ड्राइंग क्वेश्चन में दिया हुआ है आहरण मतलब 30,000। तो कितना हो जाएगा? ये प्रॉफिट कहाँ आ रहा है? प्रॉफिट कहाँ आएगा? ये तो उल्टा आ रहा है आपका। भाई आपकी आरंभ की एक फर्म की पूंजी का शेष जो था, एक फर्म की पूंजी का शेष आरंभ में 1 लाख रुपए था, आरंभ वाला माइनस करेंगे क्लोजिंग में से, और फर्म के अंत में 1.5 लाख रुपए था। कुल दायित्व कितने हैं? 70,000 के। दायित्व प्लस लाइबिलिटी मिलकर, सॉरी दायित्व प्लस कैपिटल मिलकर 1.5 लाख होते हैं। ठीक है, 80,000। तो 80 में से जब आप, अच्छा 30,000 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,10,000। 1,10,000 माइनस 1 लाख कम करोगे आप,
-1 लाख कम करोगे तो 10,000 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 10,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है? 10,000, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन का क्या पर्पज है? ये एक क्वेश्चन है आपका बीएसटी से है। तो इसका मतलब होता है जितना भी विलंब होता है आपस में वो हटाना, संघर्ष को समाप्त करना, या डेवलप ऑफ ऑपरेशन ये बढ़ाना, या ऑल ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये कन्फ्लिक्ट को खत्म करता है। तो ये ऑप्शन आपका डी होगा यहाँ। ऑप्शन आपका डी होगा। ये किस में से है आपका? ये है आपका बीएसटी का क्वेश्चन है। इसको भी ये कर ही लेते हैं जब सामने आ गया। तो देखिए, ये काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। आज का हम वीडियो को यहीं आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं और दोस्तों को शेयर करें। बिलीव करना, आपका समय से सिलेबस हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपके मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। एक एक दिन में जब आप एक एक प्रैक्टिस सेट करेंगे तो 10 दिन में भी 10 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। और अब आप अगर 10-20 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपकी जॉब पक्की हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।